जी। सारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि वो मेन स्क्रीन को मेरे स्क्रीन में ले आए, सो दैट आप पूरे पीपीटी को ध्यान से देख पाएंगे। और whatever I have written in this presentation is very important, so go through the each slides and note down the points also, and I'll share the details also as well. सबसे पहले तो सभी लोगों को आज के प्रोग्राम के लिए मैं स्वागत करता हूं, एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पे है। जैसा कि मुझे आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक नया टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज के लिए। उसका रीज़न ये है कि हमें क्यों हाइड्रोपोनिक सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहिए या आस्ते आस्ते स्विच करना चाहिए। मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से हम हाइड्रोपोनिक की तरफ में जाना चाह रहे हैं, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो शायद आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज एज यूजुअल, जैसा कि जितने भी गार्डनर्स हैं, जो नए नए लर्नर्स हैं या नए गार्डनर्स हैं, वो पहले ही एक दो प्रयोग करते हैं और उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो डिसहार्टन हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद गार्डनिंग हमारे बस का खेल नहीं है। उसी प्रकार से हाइड्रोपोनिक सिस्टम भी है। अगर आप एक दो बार करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ गार्डनिंग है। और आप लोग इसको अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसमें आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम है क्या। हाइड्रोपोनिक सिस्टम है बेसिकली एक सॉइल लेस गार्डनिंग। इसमें हम लोग सॉइल को माइनस करते हैं, यानी जो भी हम लोग गार्डनिंग आज तक करते आ रहे हैं उसमें हम लोग सॉइल हमारा एक पार्ट होता है और इसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे वो कोकोपिट है या फिर आपका परलाइट है, वर्मिकुलाइट है, या आप यूँ मान के चलिए कि कुछ लोग काउ डंग कंपोस्ट पर बेस करते हैं, कुछ लोग किचन कंपोस्ट वेस्ट पर बेस करते हैं, कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट पर बेस करते हैं। अब यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, इनमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह में है जिसको हम कहते हैं गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल की लिमिटेशन है। हम में से बहुत सारे जो किचन गार्डनर्स हैं उनके पास या तो टेरेस है, या तो बालकनी है, या 5th फ्लोर में रहते हैं, या 10th फ्लोर में रहते हैं, या 11th फ्लोर में रहते हैं। तो 10th फ्लोर है, 11th फ्लोर है, बालकनी है, टेरेस है, वहां पर सॉइल कैसे पहुंचेगी? इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर देम। सॉइल अगर जितना आप ले जाते हैं तो सॉइल का जो वेट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। यानी एक तो नीचे से ऊपर आप सॉइल ले जाइए, फिर उस सॉइल के ऊपर अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप डिसहार्टन हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली एनसीआर एरिया में जो लोग भी किचन गार्डनर्स हैं उनको सॉइल का सोर्स आज तक नहीं मिल पाया है। हम लोग हर एक लेक्चर में एक ही बात कहते हैं, भाई आप गार्डन सॉइल लीजिए, गार्डन सॉइल 1%, सपोज 30% गार्डन सॉइल है या 40% गार्डन सॉइल है। ये गार्डन सॉइल आएगा कहाँ से? गार्डन सॉइल नॉर्मली हम लोग डिपेंडेंट हैं या तो नर्सरीज में या हमारे माली पे। जब माली को हम बोलते हैं कि आप गार्डन सॉइल लेके आइए तो वो क्या करता है, किसी बेसमेंट की खुदाई हो रही है वहां से मिट्टी उठा के ले आता है, कहीं मेट्रो की खुदाई हो रही है वहां से मिट्टी उठा के ले आता है। अब आपको मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि जो टॉप सॉइल है, यानी जो सॉइल का ऊपरी 9 इंच का जो डेप्थ है, उस सॉइल के लेयर को बनने में 50,000 साल लगते हैं। यानी टॉप सॉइल को बनने में 50,000 साल लगे, तो अब आपको ये लगता है क्या नीचे जो बेसमेंट का मिट्टी उठ करके आ गया उसके अंदर में कोई माइक्रोब्स है या माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी और आपको रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। यही कारण है कि हमारे बहुत सारे किचन गार्डनर्स के पास में रिजल्ट नहीं आते हैं, बहुत सारे इनपुट डालते हैं तब भी उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। रीजन एक ही है, सॉइल जब तक उसमें माइक्रोब्स नहीं होंगे, जब तक उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक एनपीके को कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया उसमें नहीं होंगे, तो प्लांट को कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो प्लांट आपका खत्म हो जाएगा। पहला है। दूसरा यह है कि आपके पास में पानी की बड़ी लिमिटेड अब रह गई है। समस्या ये है कि पानी इतना ज्यादा है नहीं। अब आप लिमिटेड पानी से काम कर रहे हैं तो आपको रिसाइकल वाटर पर ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप गार्डनिंग करते हैं
उसके अंदर में जब सॉइल का एडिशन होता है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हाइड्रोपोनिक सिस्टम। हाइड्रोपोनिक सिस्टम दो प्रकार से होते हैं। एक होता है प्योरली वाटर बेस्ड, यानी पानी के ट्यूब के अंदर में हम लोग फार्मिंग करते हैं, बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार का कोई मीडिया हम नहीं डालते हैं। दूसरा है मीडिया डालते हैं। मीडिया के रूप में हम लोग दो तीन चीजें हमारे पास में है। एक तो आपके पास में अगर हम ये जो रिक्वायरमेंट है इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए, ये एक छोटा सा मैंने इस पीपीटी के हिसाब से मैंने बना रखा है जिसमें एक प्लांट क्लिप्स चाहिए, 20 लीटर का न्यूट्रिएंट टैंक चाहिए, पीवीसी पाइप चाहिए, प्लास्टिक ट्यूबिंग है, एक्सपेंडेड क्ले पेबल्स हैं, वाटर है, और प्लांटिंग कप्स हैं जो आप लोग कप्स लेते हैं सीडलिंग बनाने के लिए, वो कप भी इसके लिए चाहिए। इनके अलग नेट वाले कप आते हैं वो, जो कि उसमें प्लेस कर दिए जाते हैं। तो ये है बेसिकली मेजर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा हमें जो ग्रोइंग मीडिया है, क्योंकि हमें या तो पानी के ऊपर इसको चलाना है, या हम एक सेपरेट हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या होता है कि कोकोपिट पर ही हम लोग केवल फार्मिंग करते हैं, उसको भी हाइड्रोपोनिक करते हैं। बहुत सारे किचन गार्डनर्स हैं जो लोग केवल कोकोपिट बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी हाइड्रोपोनिक की तरफ अगर जाना चाहें तो बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर माइनस और प्लस मैं बता देता हूँ। जो आप लोग कर रहे हैं कन्वेंशनल, जो लोग कोकोपिट बेस्ड गार्डनिंग कर रहे हैं, उनके पास सॉइल नहीं है, वो कोकोपिट में वर्मी कंपोस्ट है, किचन कंपोस्ट है, और परलाइट वर्मिकुलाइट का मिक्सचर बना करके प्लांट लगाते हैं, और उसमें आप टाइम टू टाइम जो भी इनपुट डालना है लिक्विड मैन्योर्स के रूप में डाल के रिजल्ट ले लेते हैं। यहाँ हाइड्रोपोनिक सिस्टम में होता क्या है कि जो आपका बेसिकली मीडिया है, इस मीडिया के अंदर में हम जो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे वो एक स्टैंडर्ड का होता है, और वही स्टैंडर्ड के न्यूट्रिएंट्स हम उसको डालेंगे तो प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो इसकी रिक्वायरमेंट है रॉक वूल है, लाइट वेट एक्सपेंडेड क्ले एग्रीगेटर्स हैं, और इसके अलावा कोकोनट फाइबर होता है जो आपका एक तरह का मान के चलिए कि ये कोकोपिट जिसको आप बोलते हैं वही है। एक कोकोनट चिप्स है जो बाहर आउटर शेल है, इसको काट के छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं, परलाइट और वर्मुकुलाइट। ये रिक्वायरमेंट है एज ए ग्रोइंग मीडिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम प्लांट लगाते हैं तो उसके उसमें कप को फिल करते हैं और उसमें सीड डाल देते हैं, सो दैट सीड जर्मिनेट करेगा, और उसको होल्ड, उसकी जो रूट्स होंगी उसको होल्ड करते हुए पानी के अंदर सस्पेंड करेगी, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेते रहेंगी। दो प्रकार के हाइड्रोपोनिक सिस्टम बेसिकली इस समय यूज में आ रहे हैं। जितने भी रिसर्च हुई है उनमें जो एक तो वर्टिकल गार्डनिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग हॉरिजॉन्टल गार्डनिंग कर रहे हैं। इनमें पाइप सिस्टम होता है। अगर आप वर्टिकल वाले को देखें तो वर्टिकल में क्या है कि अगर आपके पास कोई भी जगह नहीं है, बालकनी में स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो आप इसको वॉल हैंगिंग भी कर सकते हैं, वॉल में टांग भी सकते हैं, और इसमें जो पाइप है वो कनेक्ट होता है, और जब जब आपको इसका पानी चलाना है पानी चलाएंगे, न्यूट्रिएंट्स चलेगा, और उसके बाद में इसको छोड़ देंगे। तो एक तो वर्टिकल हो गया। दूसरा है हॉरिजॉन्टल, जिनके पास में स्पेस है, बालकनी चौड़ी है या रूफटॉप में कर रहे हैं, उनके लिए हॉरिजॉन्टल बेस बनाया जा सकता है। और उसके अंदर में क्या होता है कि प्लांट्स जो है इंडिपेंडेंट ग्रो करते हैं। दोनों के अंदर में बेसिक डिफरेंस ये है, जो वर्टिकल है, वर्टिकल में जो फर्स्ट सबसे टॉप वाला प्लांट होगा उसकी हाइट जो भी जाएगी वो अपना नॉर्मल हाइट लेगा, लेकिन जो उसके बाद सब्सिक्वेंटली नीचे वाले लेयर में आएगा तो उसकी एक पर्टिकुलर हाइट आने के बाद में उसका ऑब्स्टिकल आ जाएगा। सामने में पाइप आप देख रहे हैं, तो उस जगह में ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है इस जगह पर आकर का ऑब्स्टिकल बन रहा है, तो ये थोड़ा सा बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो टॉप वाले यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने टमाटो है, चिल्ली है, कैप्सिकम है, उनके प्लांट्स लगा सकते हैं, और नीचे आप जो लेयर्स है उसमें आपका बेसिकली वो लग सकता है जो कि लीफी वेजिटेबल्स हैं, या जो लोग जो नीचे स्प्रेड कर जाते हैं वो प्लांट्स आप लगा सकते हैं। तो ये इसका माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास में कम जगह भी है, लिमिटेड स्पेस है, उसमें वर्टिकल बहुत सक्सेसफुली हम लोग कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा भी गार्डनिंग आप लोग कर रहे हैं वैसे ही हॉरिजॉन्टल है। हर एक को इंडिपेंडेंट स्पेस मिली हुई है, हर एक इंडिपेंडेंट है, हर एक प्लांट के लिए जो रिक्वायर्ड स्पेस है, यानी प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस साइंटिफिकली बनाया गया है वो उसी साइंटिफिकली तरीके से ही इसका डिजाइन बनाया जाता है, सो दैट हर एक प्लांट की कैनोपी को डेवलप होने के लिए उनके इनफ स्पेस मिलता रहे। क्या क्या आप ग्रो कर सकते हैं, देखिए
जिनकी जड़ें बहुत कम होती है, यानी बहुत लंबी जड़ें नहीं होती हैं और नीचे लिमिटेड जगह में जिनकी जड़ें घूमती हैं, ऐसे प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हैं, जिसमें लीफी वेजिटेबल बहुत इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो टमाटो है, ब्रिंजल है, कैप्सिकम है, इनके भी रूट्स जो है शैलो होते हैं, तो ये भी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा आपके एक स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेट्यूस जो है ये बहुत ही इफेक्टिवली आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। क्यूकम्बर, बिटर गॉर्ड, कैप्सिकम, स्पिनच, ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरीज है, चिल्ली है, व्हीट ग्रास, टमाटो, ये बहुत आसानी से हो जाता है। और कुछ लोग लेडी फिंगर को भी इसमें ग्रो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लेडी फिंगर के लिए क्या चाहिए, आपको बड़ा स्पेस चाहिए, काफी बड़ा, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकल अगर कहें कि हाइड्रोपोनिक हो जाए, हमारे परिवार को जितनी वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है उतना हमें उस सिस्टम से मिल जाए तो ही हमें फायदा है। अगर 4 मेंबर फैमिली हमारे पास है तो एटलीस्ट 500 ग्राम से 750 ग्राम की तो यील्ड आनी चाहिए, सो दैट आपका फैमिली के अंदर में वो मैंने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए। तो अगर हम ओकरा को छोड़ जाए तो इस सारे क्रॉप को आप आसानी से ले सकते हैं। और इसके अंदर में हर्ब्स जो है बहुत अच्छा, हर्ब्स के बहुत अच्छे रिजल्ट है और उसको आसानी से आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। अब इसका जो बेनिफिट ये है कि इसमें लिक्विड जो हम लोग डालते हैं, यानी जो भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में टैंक के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को हम बेसिकली रन करते हैं पाइप के अंदर में, तो वो क्या होता है कि उसमें स्पेसिफिक क्वांटिटी और उसका वॉल्यूम बनाया जाता है। और वो वॉल्यूम को स्टार्ट करने से पहले में आपके पास में 2-3 छोटे इक्विपमेंट होते हैं जिससे आपको टेस्ट करना होता है कि इसका टीडीएस, रिक्वायर्ड टीडीएस के बराबर है या नहीं है। यानी छोटा सा टीडीएस मीटर होता है इसमें और एक पीएच मीटर होता है। तो पीएच और टीडीएस जो टारगेट होता है उस टारगेट को आपको टच करना होता है। यानी जितना आपको बताया गया है कि पर वीक, यानी 20 दिन का पौधा है या 25 दिन का पौधा है तो उसको क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उतना ही न्यूट्रिएंट्स आप उसमें डालेंगे और उसको रन कर देंगे तो प्लांट को रेडिली अवेलेबल हो जाता है न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि 50% इसका फास्टर ग्रोथ होती है। दूसरा ये है कि जो जितना भी इसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें होती है। उसका रीजन ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हम लोग डालते हैं, हम लोग एक्सेस नहीं डालते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हमने न्यूट्रिशन डाल दिया और उसके बाद रिजल्ट आया, ऐसा नहीं है। इसमें बड़ा स्पेसिफिक क्वांटिफिकेशन है, मैं आपको अगले वाले स्लाइड में दिखाऊंगा कि एक पैरामीटर फिक्स कर दिया गया है, उतने ही क्वांटिटी का इनको आपने फीडिंग करनी है, इसके अलावा आपको कोई फीडिंग नहीं करनी है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी पानी में आप इसको चला सकते हैं। आपके पास में अगर स्पेस नहीं है तो आप उस स्पेस में भी इसकी गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में अगर बालकनी में कहीं पर भी जगह है जहां पर एलईडी लाइट लगा कर से आप ये गार्डनिंग कर सकते हैं, तो एलईडी लाइट लगा दीजिए, तो आपको जितना भी लाइट चाहिए उतना लाइट अवेलेबल अगर आप करवा देते हैं तो इसके लिए फिर आपका डार्क जोन है या ब्लैक जोन है वो उसमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपका ये ग्रो करता रहेगा और आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है, यानी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में जो रिक्वायरमेंट है वो, और जो हम लोग कन्वेंशनल गार्डनिंग कर रहे हैं, जो भी गार्डनिंग आज आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी न्यूट्रिशन डालते हैं वो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में करें चाहे वो कन्वेंशनल सिस्टम में करें। तो पहली रिक्वायरमेंट है फास्फोरस की, पोटास की एंड नाइट्रोजन की। ये 3 चीज की कॉम्बिनेशन से ही हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम चलता है। प्लस इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाले जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सारे जिंक है। इनकी बड़ी लिमिटेड मात्रा ट्रेस एलिमेंट के रूप में होता है। यानी जैसे आप लोग आरओ का पानी पीते हैं और आरओ का जो वेस्ट वाटर निकल जाता है उसके अंदर जितना टीडीएस होता है उतने टीडीएस से भी आप ये प्लांट को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ इसमें फास्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन जो है वो ऐड कर दीजिए, तो इससे भी आपके प्लांट्स काफी हेल्दी हो जाते हैं। प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दिया, फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन है। अब कितना डालेंगे हमको, ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट ये है कि ये ओवर फीडेड नहीं होता है। यानी हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल नहीं करते हैं या इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करते हैं। यहाँ पर
एक स्टैंडर्ड रेशियो बना दिया गया है। आप उस रेशियो के अंदर में ये सारे केमिकल को आप डालते हैं। केमिकल मीन्स ये कोई पॉइजनस नहीं है, ये सारे वो केमिकल वो चीज है जो कि हम लोग फूड ग्रेड का होता है और हम लोग खाते हैं, जिसको ये इसका बायो कॉम्बिनेशन भी में आता है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का बायो कॉम्बिनेशन भी आता है, पोटेशियम का बायो कॉम्बिनेशन भी आता है। तो आपको 20 लीटर का जो आपने एक बड़ा बकेट लेना है, और ये 20 लीटर का पानी जो है वो आपका एक छोटा यूनिट जो आपका बनेगा हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जिसमें 58 प्लांटर्स होते हैं, यानी 58 प्लांट्स आप लगा सकते हो। ऐसा एक यूनिट में आपको 20 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी एक टाइम रन करने के लिए, और ये रिसाइकिल होगा, जिसके अंदर में आपको कैल्शियम नाइट्रेट 25 ml डालना है, 1.7 ml पोटेशियम सल्फेट डालना है, 8.3 पोटेशियम नाइट्रेट डालना है, 6.25 ml आपका मोनो पोटेशियम फॉस्फेट डालना है। और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के, या तो आप ये लिक्विड अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है उसका कॉम्बिनेशन बनाएं, या आपको रेडी टू यूज एक कॉम्बिनेशन मार्केट में मिलता है, जिसको आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। उसमें क्रॉप के हिसाब से मैं आगे आपके स्लाइड में दिखाऊंगा कि आपको कौन से क्रॉप में कौन से कितनी वैल्यू का मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये एग्जांपल पहला है, जैसे टमाटो लगा रहे हैं, पेपर्स लगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, ये 3-4, इसमें कैप्सिकम भी आप लगा सकते हैं, इसमें ब्रिंजल भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो चार्ट है ये उन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है, जिसको एनपीके, यानी आप नया प्लांट लगा रहे हैं तो 7, 10, 7 और 9 के रेशियो में आपको एनपीके चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा सा इसको जब हम इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, 20 दिन से ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद में ये 11, 3 और 8 के रेशियो में डाला जाता है। जब इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है, जब इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो 8, 4, 11 यानी 8 पार्ट नाइट्रोजन का है, 4 पार्ट फॉस्फोरस का है, और 11 पार्ट पोटास का है। तो ये कॉम्बिनेशन रखा जाता है। ब्लूमिंग के टाइम में पोटास की मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। उसी प्रकार से टारगेट पीएच होता है, यानी पीएच मीटर होता है छोटा सा, आपको ये सिस्टम के साथ में ही मिलता है। जो लोग भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम करेंगे उनको ये सारा सिस्टम मिल जाता है, जिसमें कि पीएच वो आप टेस्ट करते रहेंगे कि कितना पीएच आपको रखना है, जिससे कि टमाटो, पेपर, स्ट्रॉबेरी, बेसिकली जितने भी गार्डनर्स हैं, आप लोग किचन गार्डनर्स हैं, उनके लिए भी ये टारगेट जो पीएच मैंने लिखा हुआ है ये भी आपको नोट करना होगा। क्योंकि आप लोग अगर हाइड्रोपोनिक सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल गार्डनिंग में भी काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे टमाटर अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए या स्ट्रॉबेरी चाहिए, तो आपका 6.5 से ऊपर पीएच लेवल नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। अब जैसे सैलेड्स है, बेसिल है और हर्ब्स है, इनके लिए कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसमें हम लोग जब इनिशियली एनपीके का रेशियो बनाते हैं, जब हम नया प्लांट लगाते हैं, तो 10, 9, 7 के रेशियो में डालते हैं, क्योंकि हमें नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। शायद आप में से बहुत सारे लोग मेरी क्लासेस को अटेंड कर चुके होंगे। मैंने एक थंब रूल सबको बता रखा है कि जितने भी लीफी वेजिटेबल हैं, जिसमें लीव्स आते हैं, जिनको हमको लीफ का कंज्यूम करना है, हर्ब्स हैं या स्पिनच है या कोरिएंडर है, इस तरह के जितने भी, पालक है, मेथी है, तो इनके जो आपकी ग्रोथ लेनी है, तो उसमें आपको हमेशा नाइट्रोजन को फोकस करना है, जिसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग दोनों आती है। फॉर एग्जांपल ओकरा है, कुकम्बर है, ब्रिंजल है, टमाटो है, कैप्सिकम है, इनमें आपका जो टारगेट है वो नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस एंड पोटास है। यानी एन को कम रखना है। इनिशियली जब सीड आप डालते हो तब से लेकर के 28 डेज तक, 28 दिन तक तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 28 दिन से 32 दिन के बीच, यानी 28 डेज टू 32 डेज, दे नीड ओनली फॉस्फोरस एंड पोटास, सो दैट देयर रूट्स बिकम वेरी स्ट्रेंथ, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो हमारा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को एक्टिवेट करना है, उसके लिए भी फास्फोरस एंड पोटास का मेन रोल होता है। तो आपको चाहे आप किचन गार्डनिंग में कंटेनर गार्डनिंग करें या हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग करें, दोनों के अंदर में एनपीके को नया प्लांट लगाते समय कितना टारगेट होना चाहिए, ग्रो करते समय कितना, जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है 20 लीटर का जो आपका बकेट होगा, उसमें एनपीके का जो है 11, 3 और 10, और जब ऑक्सीडाइज करने के बाद ये 11, 6 और 12 के रेशियो में इसमें एनपीके डालना होगा। जब ब्लूमिंग करता है
तो हमने देखिए बिल्कुल कम किया हुआ है, ये साइंटिफिकली रिसर्च ओरिएंटेड है। और इसके अंदर में कंफ्यूज आप लोग मत होइए कि इतना ज्यादा टेबल फॉर्म में है, फिर इसमें तो हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सारा रिसर्च बेस्ड जो मैंने पीपीटी बनाया है, उसका पर्पस ये है कि हमें कितना टारगेट होना चाहिए वो कैसे पता चलेगा। इसके लिए सिंपल आपके पास में एक टेस्टिंग का एक मीटर मिलता है, जिसको आप डालेंगे तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट रेट्स आ जाते हैं, और इस कॉम्बिनेशन के लिक्विड मार्केट में मिलते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर आप करोगे तो आपके रिजल्ट एक्सीलेंट आएंगे। अभी हाइड्रोपोनिक सिस्टम का जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, ये भी एक बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन, क्योंकि जो लोग नए नए सिस्टम को लेके आते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन रहता है, भाई हम ये कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया ये है कि ये जो कंटेनर होता है वो फूड ग्रेड होता है, रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। जो इसका जो लिक्विड है, जो फर्टिलाइजर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको रखने के तरीके हैं, मतलब कैसे हम लोग रखेंगे। तो ये फूड ग्रेड कंटेनर में रखे जाते हैं, रूम टेम्परेचर में रखा जाता है, और जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको शेक करके इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग मार्केट से लिक्विड लेके आ रहे हैं, एक पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म वाले को भी आप ड्राई जगह में रखेंगे और ठंडी जगह में रखेंगे, जिससे कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगता है। और आपको कब कब यूज करना है कैसे पता चलेगा, ये कि हमने कब इसमें न्यूट्रिएंट्स डालना है और कब इसकी न्यूट्रिएंट्स की साइकिल ऑन करनी है, तो ये आपका पत्ता ही बता देगा। आपके पत्ते को अगर ध्यान से आप देखते हैं, जो लोग गार्डनर्स हैं, किचन गार्डनर्स हैं, उनको भी पता है कि जब उनके पत्ते येलो होने लग जाते हैं तो उसके लिए वो क्या डालते हैं, या फ्लावरिंग आने के लिए क्या डालते हैं। तो ये इंडिकेटर्स है, चाहे वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम हो चाहे वो नॉर्मल गार्डनिंग हो, तो दोनों में इंडिकेशंस आप लोगों को मालूम ही है। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और अगर आप उसी थंब रूल को अपनाते हुए काम करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते रहते हैं। इसमें चैलेंज किया है, मतलब हाइड्रोपोनिक सिस्टम में करीब 10 साल से इस पर काम चल रहा है, और 10 साल से लोग काफी आगे तक इसको लेके आ चुके हैं, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इसका क्या कारण है, ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इतना अच्छा सॉल्यूशन आप बता रहे हो, इजी है, लेकिन ये पिछले 10 सालों में इसने हमारे स्पेस में कहीं पर भी अपना स्पेस नहीं बनाया। इसका कारण ये है कि एक तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है ना, उसके अंदर में आपको जो रूट का डेवलपमेंट होता है और प्लांट का ग्रोथ होता है, इसको आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आप क्लोजली मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। ये इनिशियली एक दो क्रॉप, मैंने एक दो क्रॉप लगाने का, एक क्रॉप का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में अगर विंटर की क्रॉप आपने लगाई है तो विंटर आपको पूरा एक रिसर्च करनी पड़ेगी कि मुझे कैसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। और बहुत लोगों को पहले ही बार में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, क्योंकि इसके पूरे चार्ट अवेलेबल होते हैं। जहां तक रही राउंड द क्लॉक अटेंशन की, राउंड द क्लॉक अटेंशन तब होती है जब नंबर ऑफ जो उसमें होल्स होते हैं, यानी जितने पॉट्स वाला आप लेते हैं, ज्यादा पॉट्स वाला अगर आप लेते हो तो उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन की आवश्यकता होती है। लेकिन छोटा यूनिट अगर इनिशियली आप शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली जैसे आप लोग मॉर्निंग में इवनिंग में अपने प्लांट्स को देखने जाते हैं, क्योंकि ये आपके नजदीक में होता है, एक्सेस में होता है, तो आप इसको रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं। जहां तक रही अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, पहले क्या होता था कि इसकी लाइट चली जाती थी, लोगों के पास में यूपीएस सिस्टम नहीं था, या इन्वर्टर नहीं था, या बैकअप सिस्टम नहीं था, तब ये दिक्कत आती थी कि भाई लाइट नहीं है, अब हम इसको कैसे चलाएंगे। लेकिन अर्बन सिटीज में जहां पर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो वहां पर ये दिक्कत नहीं आती है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एस्पेक्ट है वो टेक्निकल नो हाउ, क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस है, कम लोगों को आइडिया है कि ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम कैसे काम करेगा। इस वजह से भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जब सॉइल की जब प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी और लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाएंगे, तो हमारे पास में स्पेस भी नहीं होगा, तो वी हैव टू ऑप्ट फॉर द हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सिस्टम। ये कुछ स्लाइड्स में मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे हम लोग ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मेरे टेक्निकल पार्टनर हैं, जिनके साथ में हमारा कोलैबोरेशन है, उनके साथ में मिलकर के हमने कुछ डिजाइन को डेवलप किया हुआ है। तो ये पैकेज हमने किचन गार्डन एसोसिएशन के लिए बना रखा है। अगर किचन गार्डन एसोसिएशन चाहता है कि हम लोग हाइड्रोपोनिक सिस्टम में जाएं, तो उनके लिए हमने एक 30 होल्स वाला एक छोटा सिस्टम बनाया है, जिसकी कॉस्ट है 5500 रुपीज। इसके अंदर में आपका एक सीजन का जो भी रिक्वायरमेंट होगी, इसमें ग्रोइंग मीडिया, टीडीएस मीटर एंड वाटर पंप,
कोकोपेट और न्यूट्रेंट्स जो भी है, प्लस ऑनलाइन सप्लाई, इसका सपोर्ट भी होगा। जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके इसको आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो एक क्रॉप सीजन तक आपको पूरा मतलब कहते हैं हैंड होल्डिंग, यानी यूनिट सप्लाई करने से लेकर के पहला क्रॉप निकलने तक आपकी हैंड होल्डिंग कराने की बात हम लोग सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग जाना करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। दूसरा एक है 48 प्लांटर्स, इसमें 48 प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। इसमें भी आपको जो नेट पॉट्स आती है, यानी हर एक होल के अंदर में एक नेट पॉट रखा जाता है, वो हम अवेलेबल करवाते हैं। एक वाटर पंप होता है जो कि आपका बकेट से पानी को इसमें सप्लाई करता है, वो पूरा सिस्टम आपको मिलेगा। प्लस इसके अलावा कोकोपिट स्टरलाइज करके और कोकोपिट की प्रॉपर सैनिटाइज करके ही आपको दिया जाता है, सो दैट कि कोकोपिट में जो दिक्कत है, मेरे ख्याल से गुप्ता जी और बहुत सारे लोगों से भी हमारी कभी बात हुई है, तो मैंने सभी किसी को बोला हुआ है कि जो कोकोपिट आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो कोकोपिट नॉर्मली मतलब वो स्टेरलाइज नहीं होता है। तो वो उससे भी क्या है कि बहुत सारे पैथोजेंस, आपके बैक्टीरिया है, फंगस है, ये कैरी आपके यहाँ पर माइग्रेट करके आ जाते हैं। नॉर्मली होता है क्या है कि जो कोकोपिट है वो कमर्शियल जब इसका प्रोडक्शन होता है तो इसकी कहीं पर भी किसी भी स्टेज में स्टेरलाइज करने की प्रक्रिया नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल क्या होता है कि ये सिटी वेस्ट है। आप लोग जब नारियल पानी पीते हैं और नारियल की जो क्वायर्स हैं वो सब वहाँ इकट्ठी होती है तो नाली में पड़ा रहता है, कूड़े में पड़ा रहता है, वहां से सेग्रीगेट होता है, फिर ये डंपिंग यार्ड में पड़ा रहता है, वहां भी वो जानवर कोई मरा हुआ है, कोई कुत्ते मरे हुए हैं, वहीं पड़ा रहता है, फिर वहां से भी ये उठा करके जिसमें सेग्रीगेट करके प्रोसेस में डाल देते हैं और उसी प्रोसेस में ये बेसिकली क्रशिंग होती है, कटिंग होती है, मल्चिंग होती है, करके करके प्रोसेस लास्ट में स्क्वीजिंग होकर इसके ब्रिक बन जाते हैं। तो ये किसी भी स्टेज में इसके अंदर में स्टेरलाइज करने की प्रक्रिया नहीं होती है। इसी वजह से ये कोकोपिट बड़ा सस्ता मिलता है मार्केट में। अगर आप मार्केट में जहां से कोकोपिट खरीद रहे हैं वहीं अगर आप पूछें कि मुझे 0 pH वाला और स्टेरलाइज 100% स्टेरलाइज कोकोपिट ब्रिक चाहिए तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा भी है, मार्केट में अवेलेबल है। और मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी नर्सरी मैन हैं, जितने भी नर्सरी वाले हैं, जो लोग सीडलिंग का काम करते हैं, जब आपने देखा होगा नर्सरी में जो क्यूब्स में या पॉट में उनके जो ट्रेज होते हैं, सीडलिंग ट्रेज होती हैं, उनके अंदर में जब सीडलिंग होता है बड़े हेल्दी होते हैं और उसमें कोकोपिट होता है। वो सारा कोकोपिट स्टेरलाइज्ड होता है, वो नॉर्मल कोकोपिट नहीं होता है। जो भी नर्सरी मैन होगा वो स्टेरलाइज कोकोपिट ही खरीदेगा। अगर स्टेरलाइज कोकोपिट नहीं खरीदेगा तो वो पहले कोकोपिट को स्टेरलाइज करेगा और उसके बाद में वो यूज करेगा अपने गार्डन में। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, स्टेरलाइज करिए, फिर अपने गार्डन में यूज करिए, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये एक और सिस्टम है जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम 50 और 4 प्लांटर्स का है। इसमें वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल भी है, यानी दो अलग अलग हमने स्टेजेस बना दिए हैं। बीच वाला तो ये इसका एक तरह से वर्टिकल है, उसके बाद साइड में वर्टिकल से, बीच में हॉरिजेंटल है। तो दोनों तरफ से आप लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं। और जो बीच वाला है उसके अंदर में कैप्सिकम है, टमाटोज है या चेरी टमाटो है, वो आप लगा सकते हैं। एक और ऑप्शन है जो कि आपका बेसिकली ये भी आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को मैच करा करके बनाया गया है, जिससे कि आपके पास मैक्सिमम प्लांट्स को आप उसमें कवर अप कर सकें। तो ये 3.5 फीट का होता है, 4.5 इसकी लेंथ होती है, 2.5 फीट इसकी विड्थ होती है और हाइट होती है 3.5। तो ये फीट का है, इसमें आपका छोटी सी जगह में ये अकोमोडेट हो जाता है। और इसमें भी जो भी रिक्वायर्ड आपके चाहे रिक्वायरमेंट होती है वो सारे एक सेटअप के साथ ही आपको मिलता है। अब मैं आपको सीधे सीधे जो हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम है उसको कैसे काम करता है वो मैं बताना देता हूँ। ये वीडियो छोटा सा है, इसको आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि कैसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम लोग काम करते हैं। ये डच बास्केट सिस्टम है। इसमें जो कंटेनर आप देख रहे हैं पाइप से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें बास्केट बने हुए हैं सो दैट आप मैक्सिमम वेजिटेबल ले पाए। ये जो पहला वाला है ये ग्रीन चौलाई का है। ग्रीन चौलाई देखिए कितना लगा हुआ है। ये 200 स्क्वायर फीट का टेरेस है हमारे फ्रेंड के वहाँ, वहां पर ये लगा रखा है। 200 स्क्वायर फीट के एरिया में ही ये पूरा सेटअप फिक्सअप किया हुआ है। इसमें ग्रीन चौलाई लगाई है, रेड चौलाई, देखिए ये पार्ट है रेड चौलाई का।
तो रेड चौलाई लगाई हुई है, और इसके अलावा हर्ब्स भी है। ये रेड चौलाई का पोर्शन है। देखिए कितनी हेल्दी है, कितनी यूनिफॉर्म ग्रोथ है। और ये प्लांट, इसका जो टेस्ट है वो भी डिफरेंट होता है। ये सारे आपके हर्ब्स वाला सेक्शन है, जिसके अंदर में हर्ब्स लगा हुआ है, अलग अलग प्रकार के हर्ब्स हैं। कहीं पर सौंफ लगा हुआ है, कहीं पर सोया लगा हुआ है। तो ये जितनी ग्रुप में डिमांड है उसी हिसाब से। ये स्पिनच है, पालक, बहुत अच्छी ग्रो है इसमें पालक की। ये केवल 30 दिन पुराना, मतलब सीडलिंग डालने से 30 दिन के बाद ही हमने इसकी वीडियोग्राफी की थी। तो 30 दिन में ये ग्रोथ आती है बेबी स्पिनच की। तो ये पूरा सेटअप है 200 स्क्वायर फीट के एक टेरेस बने रूफ टॉप के ऊपर में। और थैंक यू। तो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम के बारे में एक छोटा सा मतलब एक प्रेजेंटेशन था। अब आप में से किसी के भी कोई क्वेरी है, कोई समझना चाहता है, ऑल आर वेलकम। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस सिस्टम के बारे में और इन डेप्थ नॉलेज, या जो आपको समझना है, उस पर मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षित करूंगा। थैंक यू। सर बहुत अच्छी टॉक रही आपकी, और आप फिर से आप हमें होस्ट बना देंगे तो फिर मैनेज कर लेते हैं। हाँ हाँ बात हाँ। करते हैं। जी आ गया। आई थिंक रेनू आप चेक करेंगे प्लीज। हाँ आई थिंक, हाँ जी। जी। सर आप अपना वीडियो ऑन कर हाँ लीजिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी थैंक यू। आइए। जी नमस्कार सर। जी। क्वेश्चन आंसर करने से पहले सर आप अपने बारे में सब लोगों को बताएं कि क्या क्या आप साइंटिस्ट हैं, और ये तो हमें पता ही है, पर सब लोगों को आपके विषय में नहीं पता है, तो आप जरा डिटेल में बताएं। जी, मैं पिछले 20 साल से ऑर्गेनिक फार्म, वैसे 37 years completed in my job. I was associated with the social development sector of agriculture sector, जहाँ पर हम लोगों का जो सोशल डेवलपमेंट करने की थी, उस पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करता था। और उसके बाद में देन आई जॉइन वन कंपनी कॉल्ड ITS लिमिटेड, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेसेबिलिटी कंपनी ऑफ इंडिया, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने इंट्रोड्यूस किया था 2001 में। जिस समय में ऑर्गेनिक का कंसेप्ट नहीं था, कि हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग के मतलब जब ये पूरी प्रोटोकॉल बना, प्रोटोकॉल बनने के बाद NPOP प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो NPOP प्रोटोकॉल को जब फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की बात थी, तो नोबडी नोज हाउ टू इम्प्लीमेंट NPOP protocol. That time we have fragmented all the sectors. जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम है, उस सिस्टम को हम फार्मर्स के पास लेके गए, और उसमें हमने उस प्रोटोकॉल को फार्मर्स को कन्विंस किया कि अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उससे आपको ये रिजल्ट्स आएंगे। तो 2001 से लेके 2006 तक हम फार्मर्स को कन्विंस करते रहे। एंड 2006 में मैं 1,48,000 हेक्टेयर्स में अक्रॉस इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने वाला था। और मेरे पास में बहुत बड़ी टीम थी, 1500 लोगों की टीम थी। आई वाज हेडिंग द एंटायर टीम एज ए वाइस प्रेसिडेंट। मैंने पूरे इंडिया में सब जगह काम किया है, चाहे वो सिक्किम में जब ऑर्गेनिक का स्टार्ट हुआ था तो विशाल चोपड़ा साहब होते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, और पवन चामलिंग होते थे चीफ मिनिस्टर साहब। तो उनके साथ बैठ के हमने पूरी प्लानिंग बनाई थी। और उसके बाद में हमने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में भी हमने NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, एक मिशन होता है, उसके अंतर्गत हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अंदर में फार्मर को इनपुट मैनेजमेंट यानी ऑन फार्म इनपुट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी दी थी। जिसमें मेरी टेक्नोलॉजी ये थी कि मैंने फार्मर को अपने ही फार्म यार्ड के अंदर में, नहीं जिस जगह जिस खेत में उसको खेती करना है, उनमें ही जो रिसोर्सेज है, उसी रिसोर्सेज से आप पेस्टिसाइड कैसे बनाएंगे, फर्टिलाइजर कैसे बनाएंगे, इंसेक्टिसाइड कैसे बनाएंगे, उनकी ट्रेनिंग भी देता था। और फार्मर को इतना
मतलब हम लोग ट्रेनिंग दे देते थे कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते थे, कि अपने ही फार्म के अंदर में वो सारा मैनेज करते थे। उसके बाद में हम लोग वर्मी कंपोस्ट का भी एक सेटअप इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाए। और उसके बाद में 2013-14 के बीच में, 2013 एंड 14 के बीच में हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि बेसिकली एक वेस्ट मैनेजमेंट का हमने एक पार्ट ले लिया, जिसमें वेस्ट डीकम्पोजर को इंट्रोड्यूस किया। तो वेस्ट डीकम्पोजर बेसिकली हमारा जो सिटी वेस्ट था उसको डीकम्पोज करने के लिए बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिटी वेस्ट का तो बहुत ज्यादा रोल उसमें नहीं आ पाया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल दिखने लगा। और बहुत सारे फार्मर जिन्होंने अपने जो ऑन फार्म वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया था, उनको रिजल्ट्स दिखने लगे। फिर हमने सीरियसली इसको एक साइंटिफिक तरीके से फील्ड में इम्प्लीमेंट किया, और उससे भी फार्मर्स को बहुत सारे रिजल्ट मिले, जिससे कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी बन के आई। और दूसरा, इस पूरे चैनल के अंदर में सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में हम लोग बहुत सारा कंफ्यूज कर जाते हैं। एक तो नेचुरल फार्मिंग होती है, जी, एक ग्रीन फार्मिंग होती है, एक एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो आप किसी भी चीज को ऑर्गेनिक है कैसे बताओगे, कैसे आपको, माने क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक बैकग्राउंड होना चाहिए जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि यस ये ऑर्गेनिक है। तो इसके लिए क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हो तो उसमें इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा होगा, एक लोगो है इंडिया ऑर्गेनिक का। तो वो लोगो तभी लग सकता है जब इसका पूरा डेटा अपीडा के पास जाता है, अपीडा से ये पूरा मैनेज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, ये अलग से डिवीजन है, उसके अंदर में एक डिवीजन है जो कि सारे फार्मर का फार्म डाटा को अपलोड करता है, जिसको ट्रेसनेट कहते हैं। ट्रेसनेट को डेवलप करने वाली टीम में भी मैं था, और उस पूरे ट्रेसनेट के सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट किया गया, उस पूरे टीम के साथ मैंने काम किया था। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ट्रेसनेट के बाद में इसकी ट्रेसेबिलिटी निकाली, यानी किस फार्मर के पास किस खेत में कौन सी वैरायटी का कौन सा प्रोडक्ट लगा हुआ है। अगर आपको सपोज ट्रेस बैक करना है, फॉर एग्जांपल आप एक कार खरीद के लाते हो, तो ये कार का मेक से पता चल जाता है कार का मेक क्या, लेकिन ये कब बना था, कब ये फ्लोर में था, कब ये वर्कशॉप में गया, कब ये बाहर शोरूम में आया, कब आपके पास मिला, तो इसकी पूरे डेटा होती है। तो यही डेटा मैनेजमेंट जो अभी आपने बताया कि ग्रीन फार्मिंग क्या होती है और नेचुरल ऑर्गेनिक, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है शायद। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा जो टेस्ट का टॉपिक है। जो ग्रीन फार्मिंग होती है, ग्रीन फार्मिंग के अंदर में आपके पास में एक चॉइस होती है कि आप फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, यानी केमिकल का भी इनपुट डाल सकते हैं, और जो नेचुरल कंपोस्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ क्या है, पेस्टिसाइड का। अगर आपको पेस्टिसाइड डालना है तो वो केवल एक लिस्ट बनी हुई है कि ये परमिसेबल पेस्टिसाइड्स है, परमिसेबल हर्बिसाइड है, परमिसेबल इनपुट है, तो उसके हिसाब से आप इनपुट डालते हैं। ये तो आपके ग्रीन फार्मिंग हो गई। अब नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। जब जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे वो सिक्किम का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे उत्तर प्रदेश, ये अपना उत्तरांचल का है, तो यहाँ पर यह बिहार का भी बहुत सारा पार्ट है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक होती है। प्लस उड़ीसा का बहुत सारा पार्ट है, कर्नाटका का कुछ पार्ट है, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, जिसमें ट्राइबल एरिया में लोग फार्मिंग कर रहे हैं। उसमें कुछ भी इनपुट नहीं डालते हैं, वो छोड़ देते हैं, और उसके बाद में उसमें ग्रो हो जाता है, हार्वेस्ट कर लेते हैं, मार्केट में आ जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इनपुट नहीं डाला जाता है। इसके बाद में एक और फार्मिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं हम लोग, आईपीएम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, केवल एक पार्ट है। बाकी आपका कोई भी कंपोस्ट डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, एनओपी एमओपी डाल रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास डाल रहे हैं, उसकी एक लिमिटेशन बना दी गई है कि आप इतना उसको इस्तेमाल करेंगे, किसान उससे ज्यादा करता नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जब आपके यहाँ कीड़े लगते हैं, जब आप छोटा सा एक किचन गार्डन बनाते हैं, उस किचन गार्डन में कोई पेस्ट अटैक हो जाता है, तो आपका कंटिन्यूअसली उसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, उसके बाद भी आप हताश होकर के फाइनली उस पौधे को उखाड़ के फेंक देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज देता हूँ, आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा। बचपन में कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक मुट्ठी सरसों बिना
वो आदमी के हाथ से लेके आइए जिसने कभी पाप नहीं किया होगा, कोई पापी होगा उसके हाथ का नहीं, जो बिल्कुल साफ होगा उसके हाथ से एक मुट्ठी सरसों ले आइए। तो शायद उसको एक मुट्ठी सरसों कहीं से नहीं मिल पाई थी और लास्ट में उसने सोचा था कि शायद ये नहीं मिल सकता। आज के जैविक युग में जो लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, मैं एक चैलेंज करता हूं, आप में से कोई भी आदमी मुझे एक मुट्ठी बिटर गॉड करेले का बीज, सिर्फ करेले का बीज एक मुट्ठी लाके दीजिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा, यानी अगर वो पेस्टिसाइड फ्री होगा, रेजिड्यू फ्री होगा, मैं उसको अवार्ड देने को तैयार हूं। उसकी हमारे मेंबर्स सारे ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करता नहीं है, मैम, ऐसा है कि ये जो केमिकल्स। बिटर गॉड हम लोग जो लोग पैदा कर रहे हैं, ये जो हम लोग इतना अवेयर हैं, हम लोग इतना एजुकेटेड हो चुके हैं कि आज के दिन में हमें पता है कि करेले को बचा करके हमको लेके जाना है। अनफॉर्चुनेटली जब फार्मर्स किसान खेत में जाता है, 100% बिटर गॉड में कीड़े लगेंगे ही लगेंगे, और उस कीड़े से बचने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा ही होगा। 326% परमिसेबल लिमिट से ऊपर पेस्टिसाइड ट्रेस हुई है, यानी अगर आपको 0.1 होना चाहिए तो 326 था वो, यानी हम पॉइजन से भी पॉइजन को खा रहे हैं। तो आज के दिन जो रिक्वायर्ड, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी हम किचन गार्डनर्स हैं, अगर आप केवल एक पौधा भी लगाते हैं और उसमें से एक भिंडी भी अगर आपको मिलती है और एक भिंडी को आप सुबह चबा के खाते हैं, तो वो जो इंसुलिन बनाएगा आपको, डायबिटीज, बड़ी बड़ी डायबिटीज को ठीक कर देता है। यानी आपको पहला फ्रूट, चाहे वो अमरूद के रूप में है, चाहे वो पोमेग्रेनेट के रूप में जैसे गुप्ता जी ने किया, चाहे आप एक चिल्ली लगाते हैं, चाहे आप एक ओकरा भिंडी लगाते हैं, एक फ्रूट भी अगर आपको पेस्टिसाइड फ्री मिलता है तो आप सोचिए कि आप बहुत लकी हैं। और आज के दिन में हमें जरूरी है कि जितने हमारे मेंबर्स हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, नेबर्स भी हैं, उनको भी हमें प्रमोट करना है कि नहीं साहब, आप कुछ तो कम से कम किचन गार्डन के रूप में लगाइए, सो दैट जो शुरुआत आपकी होगी वो हेल्दी फ्रूट से होगी, फूड से होगी। आस्ते आस्ते हम बदलेगा, युग बदलेगा, बात आती है, तो आस्ते आस्ते लोग बदलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सर्टिफाइड प्रोग्राम में जाते हैं, किसी भी चीज को सर्टिफाई करते हैं, आज मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी लिबरल हो चुकी है कि उन्होंने एक पीजीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि सर्टिफिकेशन कॉस्ट 5 लाख रुपए आ जाती थी पर 50,000 50 हेक्टेयर की। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इतना कॉस्टली है, फार्मर इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड पीजीएस, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। उसमें क्या है कि आप जैसे किचन गार्डनर हम लोग मेंबर हैं, तो एक मेंबर दूसरे मेंबर के यहाँ जाके देखता है कि क्या ये वाकई में ऑर्गेनिक कर रहा है या कुछ ना कुछ इसका माली आकर